गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। शाहनवाज, दीपक, अमित, गौरव, माही, आदित्य, त्रिपाठी, अभिषेक यहाँ पर मौजूद हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। जी वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं का दौर चल रहा है। कल से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं एसएससी सीजीएल की। और जो लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रत्यक्ष, भाई हम सब जानते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब अभी तक तो सारी की सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपके सामने प्रत्यक्ष थी, अब उसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में आ रहे हैं तो आप एनालिसिस देखिए, क्वेश्चंस उठाकर देखिए। तो बस दुनिया में यही चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में, या तो दिल्ली के दंगों की चर्चा हुई, उसके बाद उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा हुई, या फिर बस अब पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही चर्चाएं हैं। पहली चर्चा तो दुनिया में फैलता हुआ कोरोना वायरस, और दूसरा एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में बिल्कुल वही सवाल जो आपको करियर विल पे करवाए जा रहे हैं, जो करियर विल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल वही सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिल रहे हैं। जी वेलकम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, जसपाल, निकेता, प्रदीप, श्वेता, आकाश, मोहित, प्रदीप, मुकेश, ये सारे के सारे लोग और हमारे संवाददाता हैं जो जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल परीक्षाओं का पर्व चल रहा है, सीजीएल की परीक्षाएं चल रही हैं। तो कल 3 चरणों में एग्जामिनेशन हुआ था। आज सुबह का एक चरण का एग्जामिनेशन हो चुका है। रजत, आदर्श, आप भी आइए, वेरी गुड आफ्टरनून। सीमा, वेलकम जी। तो कल 3 चरणों में एग्जामिनेशन हुआ और क्वेश्चंस वही थे, सिंपल से क्वेश्चंस, जिनके लिए आपको ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चन साहब केबीसी में 2000 रुपये और 10,000 रुपये के लिए सवाल पूछते हैं ना, वो सवाल पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। तो आप लोगों ने करियर विल पर भरोसा दिखाया। एक दौर हुआ करता था, एक समय हुआ करता था कि जब एसएससी में पूछे गए एग्जामिनेशंस का ही रेफरेंस लेकर हम ये निर्धारित करते थे कि क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तो एसएससी वाले करियर विल वालों से रेफरेंस लेकर पेपर बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि करियर विल पर टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से क्वेश्चंस को क्या कर दिया जाए सेट। मैथमेटिक्स देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, पीयूष, हमारे महान पीयूष सर, खलीफा पीयूष सर की रीजनिंग देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ वही हैं जो आपसे क्लास में डिस्कस किए गए हैं, जो आपसे क्लास में यहाँ पर डिस्कस हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं। तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है, भाई स्टूडेंट्स के अंदर तो आती ही है। वेलकम, इट्स नॉट मॉर्निंग ललिता, नाउ इट्स आफ्टरनून। ललिता, गुंजन, शुभम, सिंह साहब द ग्रेट, सिल्की, ये लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जी मैंने आपका नाम ले लिया, जाइए, अब आपका जीवन सफल है, आयुष्मान भव, विजयी भव। अब आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए मैं जल्दी से आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि कल सुबह से लेके अभी तक क्या क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए। जी, कल के पूछे गए हुए जो एग्जाम्स थे, सबसे पहले जो मॉर्निंग का पेपर हुआ उसमें इतिहास से सवाल पूछा गया कि बताइए कि एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज जिसका नाम था सर टॉमस रो, वो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम पढ़ेंगे भी कि मुगल डायनेस्टी में, मुगल काल में, जहांगीर के शासनकाल में ही 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज आया था, जिसको ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। ये 1615 में आया था। वैसे जहांगीर के दरबार में 2 ब्रिटिशर आए थे, 2 अंग्रेज आए थे। एक 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, जो ब्रिटेन से भारत समुद्री मार्ग से आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। लेकिन दूसरा आया था सर टॉमस रो, जिसके बारे में कल एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्रेम, शिवकांत, सोनालिका, श्वेता लीजिए, सुदीप, मैंने सबके नाम ले दिए भाई, मैं तो सबके नाम ले दिए। एक सवाल ये आया था, इसके अलावा एक सवाल ये आया था कि बताइए 1556 ईस्वी में किस मुगल बादशाह की ताजपोशी हुई थी, या कौन सा रूलर मुगल बादशाह बना था। तो हम सब जानते हैं 1556 ईस्वी में एक्सीडेंटली अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण नसीरुद्दीन हुमायूं की डेथ हुई थी, और जैसे ही हुमायूं मरा
तो हरियाणा के रेवाड़ी के हिंदू शासक हेमू ने तुरंत दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं 1556 में ही, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान के द्वारा 13 वर्षीय जलालुद्दीन मोहम्मद का राज्याभिषेक करवाया गया, ताजपोशी करवाई गई और उसी को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। और फिर 5 नवंबर 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा और बैरम खान ने ही हेमू को पराजित करके उसकी हत्या की। और 1556 से 1605 ईस्वी तक दोस्तों 49 साल तक हम किस मुगल बादशाह का शासनकाल पढ़ते हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सिंपल सा सवाल था। एक सवाल पूछा गया कि बताइए रजिया सुल्तान किस वंश या किस डायनेस्टी की शासक थी? तो भाई हम सब जानते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम और दामाद इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सुल्तान बना और इसी इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी रजिया। और इल्तुतमिश के मरने के बाद हम सब जानते हैं ताजपोशी किसकी हुई थी? इल्तुतमिश घोषणा करके मरा था कि मेरे बाद मेरी बेटी रजिया दिल्ली की अगली सुल्तान बनेगी, लेकिन इल्तुतमिश का बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया था दिल्ली की जनता की मदद से, जिसको हटाकर रजिया सिंहासन पर बैठी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक ही कौन कहलाती है? रजिया सुल्तान कहलाती है। हु इज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश की सुल्तान थी। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि बताइए हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हम सब जानते हैं मगध में शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद नामक शासक ने नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जिसके बारे में ज्यादातर जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। और पुराणों के अनुसार ऐसा माना गया है कि महापद्मनंद के 8 बेटे थे, जो उसके बाद एक एक करके सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस वंश का अंतिम और सबसे महान राजा धनानंद हुआ। वही धनानंद जिसने भारत के इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी, जिसे हम भारत का पहला सम्राट कहते हैं। और इसी धनानंद के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान ने भी भारत पर आक्रमण किया था। इसी धनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से की चंद्रगुप्त मौर्य ने और मगध में स्थापना की मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य की। तो नंद वंश का अंतिम शासक हो गया धनानंद सिंह। साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनेश मेरे भाई, मैंने आपका भी नाम ले लिया, जाइए आप भी खुश हो जाइए, पूरी आवाम को बता दीजिए आज। इसके अलावा सवाल पूछा गया कि बताइए Who was the father of the ruler named अजातशत्रु? मगध के शासक अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं मगध का सबसे पहला राजवंश हुआ हर्यक वंश, और हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार नाम के शासक ने। और यही बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे पहला शासक था, सबसे पहला रूलर था। और इसी बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, जो बिंबिसार की ही हत्या करके मगध के सिंहासन पर बैठा। इसलिए द राइट आंसर वाज बिंबिसार। काजल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। और सुदीप यहां पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में एनालिसिस करें और आज के सवाल पूछें और आज के सवाल देखें, तो आज जो एक सेट का एग्जाम हो चुका है, जो एक चरण का एग्जाम हो चुका है, उसमें बोलबाला रहा सर एकदम डीप में आप हिस्ट्री पढ़ाएं, चाहे कितना भी टाइम लगे। टाइम मुझे नहीं लगेगा, टाइम तुम्हें लगेगा भैया याद करने में। अपने को टाइम थोड़ी लगेगा, टाइम तो तुम्हें लगेगा। डीप में हिस्ट्री पढ़नी थी तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स को हिस्ट्री से ही करना चाहिए था। और सबसे पहले तो ये बताएं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम तो एग्जाम की तैयारी करवाते हैं भाई, है ना। हम बीएससी और हम बीए और एमए थोड़ी करवाते हैं हिस्ट्री में, हम पीएचडी थोड़ी करवाते हैं जी। इसके अलावा सवाल पूछा गया आज के पेपर में, जो रिलेटेड 2 ही सवाल केवल एक ही रूलर से पूछ लिए गए, वो था हर्षवर्धन। सवाल पूछा गया कि बताइए किसकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा बना था? तो हम सब जानते हैं पुष्यभूति वंश
का ही सबसे महान राजा हुआ हर्षवर्धन, जो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद क्या बना था, अगला शासक बना था। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता का नाम हुआ करता था, लेकिन प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद जब उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा तो इसी राज्यवर्धन की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक शशांक ने मिलकर कर दी। और बस उसी के बाद 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा, जो किसके बाद बना, राज्यवर्धन के बाद बना। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, दूसरा सवाल पूछा गया कि बताइए प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट के द्वारा हर्षवर्धन से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी गई। ये आप सब जानते हैं, हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, जो दरबारी कवि, दरबारी लेखक हुआ करता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया पॉलिटी से, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में सवाल पूछा गया था, वो भी बेहद आसान सवाल था। और एक सवाल पूछा गया कि बताइए मगध की दूसरी राजधानी क्या थी। तो हम सब जानते हैं जब हर्यक वंश शुरू हुआ मगध में तो उसकी सबसे पहली राजधानी बनी राजगृही। और हम सब जानते हैं राजगृही जो थी या गिरिव्रज वो मगध की सबसे पहली राजधानी थी, लेकिन बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु सिंहासन पर बैठा और अजातशत्रु का बेटा उदयन उसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा। और इसी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को राजगृही से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। इसीलिए मगध की दूसरी राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र, जिसको आगे चलकर शेरशाह सूरी ने पटना के नाम से दोबारा बसाया था। तो द सेकंड कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र। कादम्बरी, जी हाँ, 2 पुस्तकें लिखी थी बाणभट्ट ने, हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों बाणभट्ट की पुस्तकें हैं। ईपीएफओ से रिलेटेड मॉडर्न इंडिया, मेरे भाई ईपीएफओ का बैच अलग चल रहा है और उसमें मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ना आपको। ईपीएफओ के बैच में आपको जो ईपीएफओ है उसके एग्जाम के लिए केवल और केवल मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक पढ़ना है, जो है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और जो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल है दैट इज द पीरियड ऑफ 1885 टू 1947। 1895 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो पार्ट है वो कहलाता है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। वो हम पढ़ेंगे ईपीएफओ के लिए। तो जो लोग यहां पर ईपीएफओ वाले हैं तो उन्हें केवल और केवल क्या पढ़ना है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, या आप कह सकते हैं कि उन्हें भारत का केवल स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को खत्म करेंगे तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद सबसे पहले वही टॉपिक पढ़ लेंगे मॉडर्न इंडिया का, ताकि जो आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें क्या मिल जाए, फायदा हो जाए। घबराइए मत, मैं आपको अपने ही हिसाब से पढ़ाऊंगा, आप उस बात की टेंशन मत लीजिए। मैं आपको अपने हिसाब से ही पढ़ाऊंगा और आपके फायदे के लिए ही पढ़ाऊंगा। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होने देंगे हम। जितनी परेशानी है वो अभी होगी, क्योंकि यहाँ पर आप कमेंट कर करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चलिए दोस्तों, हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे और वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बारे में बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। अरे इंडियन हिस्ट्री कब स्टार्ट होगी? भैया मैं हूँ हिस्ट्री का टीचर, आप मुझसे फ्यूचर के बारे में क्यों पूछते हैं? ये कब होगा, ऐसा कब होगा? अरे फ्यूचर के बारे में नहीं पूछें,
सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में पूछें। इंडियन हिस्ट्री कब स्टार्ट होगी, तो भैया मेरे हिसाब से तो जो अगर मैं अनुमान लगाऊं तो वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद होगी इंडियन हिस्ट्री। और अगर आप मेरे से पूछें कि वर्ल्ड हिस्ट्री कब खत्म होगी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक मैंने आपको पहले दिन ही लिखवा दिए थे। तो जब वो सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। तो जिस चीज का आंसर आपको ऑलरेडी पता होता है उस चीज के लिए तो सवाल मुझसे करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद कम से कम जीवन भर जब भी किसी डिस्कशन में फंसेंगे, जब भी चार लोगों के बीच में फंसेंगे, तो घबराइए मत, मेरा नाम लेकर बहस में कूद जाइएगा। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी, कि आप कितने भी लोगों के बीच में बैठकर बहस करो या चर्चा करो, जीत आप ही की होगी डिबेट में। घबराइए मत। इतिहास और पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जब भी हम 10 लोगों के बीच में समाज में बैठते हैं तो हमेशा चर्चा इतिहास और राजनीति पर होती है। अगर आपके पास उसका अच्छा ज्ञान है तो आप वहां पर अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप अच्छी डिबेट कर सकते हैं, वही आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बस इसी तरीके से आप मुझे फॉलो करते रहिए, इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए, और आप ही लोगों के प्यार की वजह से धीरे धीरे जो हमारी लोकप्रियता और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो हम तो यही चाहते हैं कि वो एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि एनडीटीवी और आज तक और जी जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर जब भी चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए तो उसमें हम भी हों। तो फिर आपके अभिषेक सर कहाँ होंगे? एनडीटीवी पर होंगे, रवीश कुमार जी के साथ हम चर्चा कर रहे होंगे, और आज के देश और प्राचीन देश, मध्यकालीन देश, हर एरा के बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि हम चर्चा कर सकते हैं। और ये चर्चा ऑब्वियसली इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि भाई हमने मेहनत की है, तो हम चाहते हैं कि आप भी मेहनत करें। और डेफिनेटली हर गुरु यही चाहता है कि जो उसका शिष्य है वो उससे हमेशा बेटर ही हो, और इतिहास गवाह है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा शिष्य गुरु से बेटर होता है। तो अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो डेफिनेटली जब आप निखर कर आएंगे, जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप मुझसे बेटर होंगे। हमेशा शिष्य गुरु से बेटर इसलिए होता है क्योंकि जो भी गुरु को आता है, गुरु वो किसको दे देता है? शिष्य को। तो शिष्य के पास वो ज्ञान तो है ही जो उसे गुरु से मिला है, इसके अलावा वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एनालिसिस करके जो ज्ञान अर्जित करेगा तो वही उसको उसके गुरु से क्या बनाएगा? श्रेष्ठ बनाएगा। इतिहास गवाह इस बात का। गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ धनुर्धर बने अर्जुन, हम सब जानते हैं। सचिन तेंदुलकर के कोच ने तो केवल और केवल उन्हें बल्लेबाजी करना सिखाया, ये बताया कि बल्लेबाजी कैसी करनी है, लेकिन डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर अपने कोच, अपने गुरु से भी क्या हुए? महान बल्लेबाज हुए। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि हमेशा जो शिष्य है वो गुरु से क्या होगा? बेटर होगा, और बेटर होना भी चाहिए, क्योंकि हम जमाने के साथ चलने वाले लोग हैं और आपको भी जमाने के साथ ही चलना है। इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहती हैं। गांधी जी, हाँ, आकाश कह रहा है गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से आगे हैं। बिल्कुल भाई, जिन जिन जो जो लोग शिष्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये सब चीजें बिल्कुल, गुरु हमेशा आदरणीय होते हैं और हमेशा ही आदरणीय रहेंगे। भाई मैं भी किसी का शिष्य रहा हूं, हमने भी कहीं ना कहीं से सीखी हैं चीजें, हमारे भी गुरु हुए हैं। तो वो जो गुरु हैं वो हमेशा हमारे लिए भगवान से पहले होंगे, बिल्कुल होंगे। माता पिता और भगवान से पहले हमेशा गुरु रहेंगे, होते आए हैं प्राचीन काल से और हमेशा होते रहेंगे। हालांकि उस चीज का शो ऑफ आजकल नहीं हो सकता है, हम लोग वो चीज नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग जो भी हैं या हम लोग जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं की देन की वजह से है जिन लोगों से हमने ये चीजें सीखी हैं। और जब आप हम लोगों से ये सब चीजें सीखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी समाज में बैठकर बहस करने के लायक होंगे, आप भी आगे चलकर ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स देश के बनेंगे, और देश को चलाने का, प्रैक्टिकली चलाने का जो दारोमदार है वो आप ही लोगों के कंधों पर आएगा।
तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई आप लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, आईएएस पीसीएस बने, आईपीएस बने और देश की बागडोर संभालें, और वो आदर्श जो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे व्यक्ति में होते हैं वो हमेशा उनको अपने अंदर संजो कर रखें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ग्रेट। शाहनवाज एक खतरनाक चीज लिखकर भेजी है मैं यहां पर। पंकज, हेमा, शिवानी और नृपेंद्र, हमारे कुछ और नए संवाददाता जुड़े हैं। भाई आप लोगों के लिए भी हमारा विशेष आशीर्वाद है। आप बिल्कुल भी इंफीरियर फील मत कीजिए। आप भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने वो इंपॉर्टेंट है जिनके हम नाम ले चुके हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत हुई मोटिवेशन की बातें, बहुत हुई उत्साहित ओतप्रोत होने की बातें, बहुत हुई एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बातें। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बारे में। मैंने आपको बताया था बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था या औद्योगिक क्रांति क्या थी, और इसका प्रभाव सबसे पहले यूरोप में ही देखने को मिला, और ऑब्वियसली यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में ही देखने को मिला, और उसके बाद और भी अन्य देशों में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए। बस 1 मिनट रुकिए जरा, मैं पानी पी लूं। तो औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हम सबसे पहले ही बात करेंगे किसके बारे में, ब्रिटेन के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, जो औद्योगिक क्रांति थी, वो सबसे पहले ब्रिटेन में ही क्यों हुई। इसका क्या कारण था दोस्तों। हम सब जानते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए या उद्योगों को विकसित करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, पूंजी, हमें कैपिटल चाहिए। और हम सब जानते हैं जो पूंजी होगी वो एक अमीर वर्ग से ही, एक पूंजीपति वर्ग से ही क्या हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, निवेशक चाहिए होंगे। क्योंकि ब्रिटेन कई सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाकर वहां से विदेशी व्यापार कर रहा था, और उसी विदेशी व्यापार की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फायदा या इकोनॉमिक जो आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक फायदा ब्रिटेन को हो रहा था। यही कारण रहा कि विदेशी व्यापार की वजह से ब्रिटेन में ही सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या हुई, इकट्ठी पूंजी हुई। वहां के जो लोग थे वो शुरू से ही बहुत ज्यादा संपन्न हुआ करते थे, क्योंकि विदेशी व्यापारों से उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ पहुंचता था, उन्हें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करते थे। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो पूंजी हुई वो कहां पर इकट्ठी हुई, ब्रिटेन में हुई। और जब ब्रिटेन में बहुत ज्यादा पूंजी इकट्ठी हुई और लोगों के पास बहुत ज्यादा धन और पैसा आया, अब लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं थी उसे इन्वेस्ट करने में या उसे लगाने में, किसमें, इंडस्ट्रीज में या उद्योगों में। इसीलिए इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस वजह से हुआ था क्योंकि पूंजी सबसे ज्यादा किसके पास थी, ब्रिटेन के पास थी। और जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ या औद्योगिक क्रांति हुई तो उसकी वजह से निम्न परिवर्तन या फॉलोइंग चेंजेस ब्रिटेन में देखने को मिले। और वो चेंजेस क्या क्या हुए, सबसे पहले कृषि पद्धति में परिवर्तन डिस्कस करते हुए चलूंगा मैं। सारी की सारी चीजों को आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा या आप किताबों में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला जो चेंज देखने को मिला वो क्या था, चेंजेस इन
एग्रीकल्चर टेक्निक्स, जो कृषि पद्धति हुआ करती थी, जो अभी तक पौराणिक पद्धति चल रही थी, जो अभी तक लोग कृषि करने के लिए बिना उपकरणों के ही क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे। ऐसे में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ तो अब कृषि करने के लिए नई नई टेक्निक्स और नए नए उपकरण या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होने लगा, और जिसकी वजह से जो कृषि करने की वजह से जो पैदावार थी उसकी संख्या कई गुना क्या हो गई, बढ़ गई। और क्योंकि पैदावार की संख्या या पैदावार की जो मात्रा थी वो कई गुना बढ़ी, इसी की वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ पहुंचा किसको, ब्रिटेन को। सेवनटीन्थ 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बड़े बड़े लैंड्स और बड़े बड़े भूमियों को खरीदना शुरू किया, उन पर अधिकार करना शुरू किया, और उन्हीं पर कृषि करवाई जाने लगी, और वो भी नई नई टेक्निक्स और नई नए इक्विपमेंट्स की वजह से। और क्योंकि वहां पर पैदावार कई मात्रा में या कई गुना बढ़ गई, इस वजह से जो वहां की पूंजीपति थे उनके पास बहुत ज्यादा क्या आ गया, पैसा आ गया। सबसे पहला तो बदलाव ये देखने को मिला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। वर्ल्ड हिस्ट्री में राजवंशों के बारे में, जी नहीं, बिल्कुल भी वर्ल्ड हिस्ट्री में राजवंशों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजवंशों की बात इंडियन हिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि सवाल तो इंडियन हिस्ट्री से आना है। कोई अच्छी सी बुक रेफर कीजिए भैया। अच्छी सी बुक तो बस एक ही है, अपनी सरकारी किताबें, एनसीईआरटी की बुक्स, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताबें आप वहां से पढ़ लीजिए, उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। इसके बाद दूसरा काम, कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि। कहने का मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आयरन। कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई या इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड आयरन, और वो होना ही था, क्योंकि हम सब जानते हैं जैसे ही जेम्स वाट ने, भाई हम सब जानते हैं जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का क्या किया था, आविष्कार किया था। और जैसे ही जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया तो ध्यान रखेंगे उसी स्टीम से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ, और कई सारी ऐसी मशीनरी और ऐसी मशीन्स बनाई गई जो किस एनर्जी से चलती थी, जो वाष्प से चलती थी, जो स्टीम से चलती थी, और उसी का इस्तेमाल किया जाने लगा कोयले और लोहे के उत्पादन के लिए, जिससे बहुत ज्यादा कोयले और लोहे के उत्पादन में वृद्धि हुई। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे लोहे को पिघलाने की एक नई टेक्निक हेनरी कोल्ट नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई। हेनरी कोल्ट नामक व्यक्ति था जिसने लोहे को गलाने की नई पद्धति दी। और हम जेम्स वॉट की बात करें तो हम सब जानते हैं जेम्स वॉट ने ही किया दिया हमें स्टीम इंजन या वाष्प चलित इंजन, और वाष्प चलित मशीनों का ही आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से अब कृषि करने के लिए नई नई टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा। मेरे भाई गौरव, जो घेराबंदी कानून था ये बिल्कुल ब्रिटेन के जो पूंजीपति लोग थे उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिटेन के पूंजीपति लोग थे वो बड़े बड़े लैंड्स और बड़े बड़े क्षेत्रों पर क्या करने लगे थे, अधिकार करने लगे थे, जहां पर होने वाली कृषि की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा था या आर्थिक फायदा हो रहा था। तो ये एक बदलाव देखने के लिए मिला था वहां पर। इसके अलावा
एक प्रभाव क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स, नवीन यंत्रों का आविष्कार। इन्वेंशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स या नवीन यंत्रों का आविष्कार। अगला बदलाव, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में पूंजी की उपलब्धता। इसके अलावा अगला चेंज, रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन क्षेत्र में क्रांति, जिसमें मेनली योगदान था किसका, रेलवेज का और रोडवेज का। रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन क्षेत्रों में क्रांति, स्पेशली रेलवेज एंड रोडवेज। और इसके अलावा वाटरवेज या जल मार्ग के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो भारी मात्रा में नहरें बनवाई गई, भारी मात्रा में रेल ट्रैक्स बनवाए गए ताकि जो कच्चा माल है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। और ध्यान रखेंगे, पक्की सड़कों का निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सड़कों का नेटवर्क बना दिया गया। कहां पर, ब्रिटेन में। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर ये था कि इन सारी की सारी चीजों को ब्रिटिश सरकार का प्रोत्साहन भी मिला। ब्रिटिश सरकार ने इन सारी की सारी चीजों को प्रोत्साहित भी किया और उसका प्रोत्साहन भी मिला। और दोस्तों 1880 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स गुडईयर। और यही जो चार्ल्स गुडईयर था, इसी ने एक नई खोज की जिसने बताया कि रबर का वल्कनाइजेशन करके कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है सड़कों पर। तो फिर क्या था, जैसे ही चार्ल्स गुडईयर ने रबर का वल्कनाइजेशन करके टायर्स का इस्तेमाल करने की पद्धति की खोज की, तो बस फिर क्या था, अब टायरों के अंदर अब ट्यूब और टायर वाले ही वाहन क्या हुए, चलने शुरू हुए, जिसकी वजह से एक और औद्योगिक क्रांति आई। क्योंकि बहुत सही और सीमित समय में ही व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगा। और क्योंकि रबर का वल्कनाइजेशन करने की खोज चार्ल्स गुडईयर ने ही की थी, इसलिए हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपने वाहनों और गाड़ियों में जितने भी प्रकार के टायर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक टायर बनाने वाली कंपनी का नाम ही क्या है, गुडईयर, जो इन्हीं महाशय के नाम पर है। चार्ल्स गुडईयर के ही नाम पर गुडईयर टायर्स है, जो कंपनी है, टायर बनाने वाली कंपनी। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स थे जो
किसकी वजह से देखने के लिए मिली? वो औद्योगिक क्रांति, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में हुआ, उसकी वजह से देखने के लिए मिले। इसके बाद अगर हम बात करें यूरोप या ब्रिटेन के बाहर होने वाले औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो हम सब जानते हैं ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण अगर किसी देश का हुआ तो वो कौन सा था? यूएसए या अमेरिका? अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूएसए या अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के बारे में। क्योंकि अगर हम पूंजी की दृष्टि से बात करें, अगर कैपिटल की दृष्टि से बात करें, तो हम सब जानते हैं ब्रिटेन के बाद जो सबसे ज्यादा पूंजी थी वो किसके पास थी? अमेरिका के पास थी। इसीलिए ब्रिटेन के बाद अमेरिका में ही औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी के साथ क्या हुई? डेवलप हुई, और बहुत तेजी के साथ वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और जो जो फैक्टर्स, जो जो प्रभाव, जो जो चेंजेस हमें देखने को मिले थे ब्रिटेन में, अब वही चीजें देखने को कहां पर मिली? यूएसए में मिली। जैसे सबसे पहली चीज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का विकास। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 18th सेंचुरी में या 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन से ही प्रेरणा लेकर या ब्रिटेन से ही इंस्पायर होकर अमेरिका में भी ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का विकास शुरू हुआ। और ध्यान रखेंगे 18th सेंचुरी में ही सड़कों का पक्कीकरण शुरू हुआ। सड़कों को पक्का करने का जो काम था वो 18th सेंचुरी में ही यूएसए में शुरू हुआ। और ध्यान रखेंगे यूएसए में प्रथम पक्की सड़क 1774 ईस्वी में बनाई गई, जो फिलाडेल्फिया से लेकर पेंसिल्वेनिया तक बनाई गई थी। यूएसए के फिलाडेल्फिया से पेंसिल्वेनिया तक 1774 में 1774 में सबसे पहले पक्की सड़क का निर्माण यूएसए में फिलाडेल्फिया से पेंसिल्वेनिया नामक स्थान तक किया गया। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज को बनाने का काम हुआ। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रीय चौकियां बनी, या जिन्हें आप कह सकते हैं वहां पर जो टोल्स थे या जो टोल टैक्सेस को वसूल करने वाली चुंगियां थी वो वहां पर बनी। इसके अलावा नहर यातायात पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि जल मार्गों से या पानी के माध्यम से भारी मात्रा में सामान या कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या होता था? मुमकिन होता था। और ध्यान रखेंगे नहर यातायात पर विशेष ध्यान दिया गया। और अगर हम नहर यातायात की बात करें तो एक ऐतिहासिक लम्हा यूएसए में तब आया जब, ध्यान रखेंगे, 1801 ईस्वी में
फुल्टन नामक व्यक्ति ने एक स्टीम बोट बनाकर या एक वाष्प चलित 1801 ईस्वी में फुल्टन, ये फुल्टन नहीं फुल्टन है, 1801 ईस्वी में फुल्टन नामक व्यक्ति ने एक स्टीम बोट बनाकर या एक वाष्प चलित नौका बनाकर, ध्यान रखेंगे, अपनी वाष्प चलित नौका से हडसन नदी न्यूयॉर्क से लेकर, हडसन नदी न्यूयॉर्क से लेकर अमेरिका के ही अल्बानी तक की यात्रा की। इससे प्रोत्साहन मिला किसको? नहर यातायात को या वाटरवेज को, या जिसे हम जल मार्ग कहते हैं या जल यातायात कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अमेरिका का प्रथम रेल मार्ग 1818 ईस्वी में बाल्टीमोर से लेकर, अमेरिका में सबसे पहला जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया या सबसे पहला रेल मार्ग या रेल ट्रैक बिछाया गया वो 1818 ईस्वी में बिछाया गया था, जो अमेरिका के बाल्टीमोर से लेकर ओहियो तक बिछाया गया। ये एक और इम्पोर्टेंट काम था यूएसए में, जिसकी वजह से वहां पर औद्योगिक क्रांति में हेल्प मिली ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो रेलवे ट्रैक जो 1818 में पहली बार बिछाया गया था, उसके बाद जगह जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1850 तक अमेरिका में लगभग 8000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए गए। और ध्यान रखेंगे इस सेंचुरी के एंड तक या सदी के अंत तक इसको लगभग 50,000 किलोमीटर कर दिया गया। कहने का मतलब 19th सेंचुरी में इतना ज़्यादा रेलवे डेवलपमेंट हुई अमेरिका में कि 19th सेंचुरी ख़त्म होते होते वहाँ पर 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रेल नेटवर्क बिछाया जा चुका था। और ध्यान रखेंगे औद्योगिक क्रांति हुई सबसे पहले ब्रिटेन में थी, लेकिन अमेरिका में उसका इतनी तेजी से विकास हुआ कि 1861 तक अमेरिका ने भी ब्रिटेन के बराबर माल ढोने के लिए जहाज निर्मित किए। अब अमेरिका और ब्रिटेन के पास लगभग शिप्स या बराबर जहाज हुआ करते थे। पहली रेल ब्रिटेन में या अमेरिका में? मेरे भाई पहली रेल ब्रिटेन में। ये सिर्फ रेलवे ट्रैक की बात हुई, हम यहाँ पे रेल की बात नहीं कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं।
इसके बाद दूसरा फैक्टर था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, या कृषि का विकास, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दो लोगों के द्वारा दिया गया। 1817 ईस्वी में जेथरो वुड नामक व्यक्ति के द्वारा लोहे का हल बनाया गया। और ध्यान रखेंगे 1837 ईस्वी में जॉन डीर नामक व्यक्ति ने इस्पात के हल का आविष्कार किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये वही समय था, ये वही समय था जब पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हो रहा था। ये वही समय था जब पूरे के पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हो रहा था, जिसके लिए भारी मात्रा में जरूरत होती थी किसकी? हम सब जानते हैं कपास की। और कपास की खेती प्रचुर मात्रा में अपनी नई नई टेक्निक्स से कौन किया करता था? अमेरिका किया करता था। और इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कपास के उत्पादन और कपास के निर्यात में सबसे अग्रणीय जो देश था वही कौन बन गया? अमेरिका बन गया। और पूरे के पूरे विश्व में तूती बोलने लगी अमेरिका की, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग जो पूरे के पूरे विश्व में विख्यात था, उसके लिए भारी मात्रा में कपास किस देश से आया करता था? अमेरिका से आया करता था, जो भारी भारी दामों पर पूरे के पूरे यूरोप में बेचा जाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों ने जब भारत पर आकर अधिकार किया तो उन्होंने भारत में आकर सबसे पहले कृषि का ही वाणिज्यकरण क्यों किया, या एग्रीकल्चर को ही कमर्शलाइज क्यों किया? क्योंकि जो चीजें अभी तक यूरोपियंस और ब्रिटेन बाकी देशों से महंगी महंगी दरों पर ले रहे थे, अब वो चीजें सस्ती दरों पर मिल सकती थी। कहां से? भारत से, क्योंकि भारत में भी प्रचुर मात्रा में कपास होता था। यहां पर चरखा भी काता जाता था, लेकिन सारे की सारी सूती वस्त्र की थाने कहाँ भेज दी जाती थी? ब्रिटेन भेज दी जाती थी। और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में ही सूती वस्त्र उद्योग था, जो सूती वस्त्र बनाकर कई गुना दामों पर पूरे विश्व में और भारत में बेचा करता था। इसीलिए आज भी अगर हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें तो सबसे अग्रणीय जगह ही कौन सी है? इंग्लैंड का मैनचेस्टर। इसीलिए हम सब जानते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? अहमदाबाद में। इसीलिए अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता है अहमदाबाद, क्योंकि वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही फेमस है। इसके बाद इंडस्ट्रीज और उद्योग। इंडस्ट्रीज या उद्योग
और ध्यान रखेंगे अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योगों का मशीनीकरण करने का श्रेय, अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योगों का मशीनीकरण करने का श्रेय सैमुअल स्लेटर नाम के व्यक्ति को जाता है। और ध्यान रखेंगे अभी तक सूती वस्त्रों की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो किससे होती थी? मैनुअली, हाथों से हुआ करती थी। लेकिन अब सूती वस्त्र उद्योगों में भी मशीनरी या मशीनों का जो इस्तेमाल है वो होने लगा, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया सैमुअल स्लेटर ने। और ये भी बात है कब की? 19th सेंचुरी की। और ध्यान रखेंगे 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में फ्रांसिस लोवेल नामक व्यक्ति ने $4 लाख की पूंजी लगाकर 1813 ईस्वी में फ्रांसिस लोवेल नामक व्यक्ति ने $4 लाख की पूंजी लगाकर एक कंपनी की स्थापना की जिसे कहा जाता था वोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और इसके अलावा चौथा फैक्टर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ कोल, आयरन एंड पेट्रोलियम। कोयले, लोहे और पेट्रोलियम उद्योग का विकास। अमेरिका में सबसे पहले 1859 में पेंसिल्वेनिया में तेल उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। अमेरिका में सबसे पहले 1859 में 1859 में पेंसिल्वेनिया में ही तेल उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। और ध्यान रखेंगे 1870 में ओहियो नामक स्थान पर 1870 ईस्वी में ओहियो नामक स्थान पर अमेरिका में स्थापना हुई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की। और जैसा कि हम अमेरिकन सिविल वॉर में या अमेरिकी गृह युद्ध में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अमेरिका में अगर हम औद्योगिकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड थी या वो ज़्यादा विकसित थी कहाँ पर?
उत्तरी अमेरिका में, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में इतना ज्यादा औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव नहीं था। दोस्तों दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, जब अमेरिका में औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो 1820 में अमेरिका में कुल 5 करोड़ डॉलर की पूंजी थी, जिससे औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका का चल रहा था। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल 30 सालों में ही 1850 में ही ये बढ़कर लगभग 5 अरब डॉलर हो गई। इसीलिए हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ब्रिटेन में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, लेकिन जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अमेरिका का जो औद्योगिकरण था, उसकी जो गति थी वो बहुत ज़्यादा तेज थी अगर आप कंपेयर करेंगे किससे, यूरोपियन कंपनीज से। तो हालांकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भी जगहों पर हुए थे, जैसे जर्मनी में भी हुए थे, चाइना में भी हुए थे, रशिया में भी हुए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ब्रिटेन और अमेरिका है। तो ये था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। कहानी को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी, रशिया और चाइना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब कल जब हमारी मुलाकात होगी दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली का एकीकरण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और जर्मनी का एकीकरण। तो किस किस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ इटली और जर्मनी का, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोगों के एसएससी सीजीएल के एग्जाम है, उन सब लोगों को भाई ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप एग्जाम कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप जितना मर्जी डिटेल में पढ़ लो, जितना मर्जी लिख लो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सा ही मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे विदा लेते हैं, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।